गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 18 मार्च 2023 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग। इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? हाँ जी, किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है यहाँ पे रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शशिकांत दास और महेश कुमार जैन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, शशिकांत दास। हाँ जी, शशिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास को इंटरनेशनल पब्लिक सेंट्रल बैंकिंग द्वारा, किसके द्वारा? इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दास दिसंबर 2018 से आरबीआई के गवर्नर है। दास जो है दिसंबर 2018 से आरबीआई के गवर्नर है। उन्हें यह अवार्ड यूक्रेन में युद्ध और कोविड महामारी और मुद्रास्फीति सहित कई संकटों के समय वित्तीय बाजारों चलाने के लिए दिया गया है। कई संकट आने के समय भी उन्होंने वित्तीय बाजार को ठीक से चलाया, इसी कारण इनको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर उनको बधाई दी है। अब दोस्तों, यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो मुख्यालय भारतीय रिजर्व बैंक का वो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। इनकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। गवर्नर मैंने आपको बता ही दिया, शशिकांत दास जी उनके गवर्नर है। ये है शशिकांत दास जी, जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है सीआईएसएफ या सीआरपीएफ, आरएएफ या आईटीबीपी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है ए, सीआईएसएफ। हाँ जी, सीआईएसएफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। उन्होंने जो अग्निवीरों की मैक्सिमम यानी कि ऊपरी आयु सीमा होती है उसमें भी छूट के लिए बोला। जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें भी उनके लिए छूट की घोषणा की गई है। इससे पहले ये जो घोषणा है 10% आरक्षण वाली, ये पहले बीएसएफ में के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ये छूट दी गई थी। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की है। केंद्र सरकार ने जो भी हमारी आर्मी की है उसमें भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है 17.5 से 21 वर्षीय आयु के युवाओं को 4 साल के अल्पकालीन यानी कि छोटे टाइम के अनुबंध के आधार पर भर्ती करना है। 17.5 से 21 वर्ष के जो उम्र के लड़के हैं उनको इसमें भर्ती करना है 4 साल के लिए। सीआईएसएफ की जो स्थापना हुई थी वह 10 मार्च 1969 में हुई थी। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है यहाँ पे म्यूनिक एयरपोर्ट, ज्यूरिक एयरपोर्ट, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। हाँ जी, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। स्काई ट्रैक्स जो कहा ब्रिटिश कंसल्टेंसी कंपनी है। एक ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स ने हाल ही में दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की लिस्ट जारी करी है। 100 सबसे अच्छे एयरपोर्ट दुनिया के जो भी है उसकी लिस्ट उन्होंने जारी की है। इस लिस्ट में पहला जो नाम आया वो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को पहले स्थान दिया गया है। चांगी एयरपोर्ट को 12वीं बार उनका ऐसा है कि जो उसको प्रथम पुरस्कार मिला है। दोहा का हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो 2021 और 22 में एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था, इस वर्ष दूसरे स्थान पर आ गया। कहा दोहा का हमद अंतर्राष्ट्रीय है वो 2021 और 22 में उसने ये अवार्ड जीता था, लेकिन इस बार वो दूसरे नंबर पर आ गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। जो दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है उसको भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। स्काई ट्रैक्स की स्थापना 1979 में हुई थी। स्काई ट्रैक्स की स्थापना कहाँ हुई थी? 1979। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से एक फैक्ट हम यहाँ की सिंगापुर की बात हुई थी। सिंगापुर के में जो भी डिटेल है वो जान लेते हैं आप अच्छी तरीके से। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर
राजभाषा वहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, मलया बोली जाती है, चीनी और तमिल। निवासियों को सिंगापुरी बोला जाता है। वहाँ के सरकार वहाँ पे संसदीय गणराज्य है, इसलिए जो राष्ट्रपति है जो वहाँ पे सेलपन रामनाथन है, प्रधानमंत्री ली शियान लॉन्ग है, चीफ जस्टिस चान सेंग कियोंग। स्थापना हुई थी जो 29 जनवरी 1819 को सिंगापुर की स्थापना हुई थी। स्वशासन 3 जून 1959 से उन्होंने चालू किया गया था। यूनाइटेड किंगडम से जो स्वतंत्रता मिली थी 31 अगस्त 1963 को। इसको मलेशिया में मिला लिया गया था 16 सितंबर 1963 को, लेकिन मलेशिया फिर अलग हो गया था 9 अगस्त 1965 को। यहाँ की जो मुद्रा है वो सिंगापुरी डॉलर चलती है। यहाँ पे ये सिंगापुर का मैप दिख रहा होगा आपको, और ये सिंगापुर का यहाँ पे फ्लैग दिया हुआ है आपको। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री न्यू फेस्ट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है पटना, बेंगलुरु, लखनऊ या जयपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे भी बेंगलुरु। हाँ जी, केंद्रीय कृषि मंत्री ने बेंगलुरु में एग्री न्यू फेस्ट का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री कौन है? हमारे केंद्र में नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 15 मार्च 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री फेस्ट का उद्घाटन किया। यह भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR के सहयोग से, किसके सहयोग से? ICAR के सहयोग से बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित, किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय संस्कृति कार्यक्रम। कितने दिन का? 5 दिवसीय संस्कृति कार्यक्रम है, जिसमें 60 विश्वविद्यालय और 250 से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। कितने? 60 तो यूनिवर्सिटी उसमें भाग ले रही है और 250 से अधिक छात्र इसमें भाग ले रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय का कार्य करता है। ICAR की स्थापना 16 जुलाई को हुई थी, 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से हुई थी। किसके नाम से हुई थी? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से हुई थी। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने किसे अपना नया CEO और MD नियुक्त किया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने किसे अपना नया CEO और MD नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है के कृतिवासन, राजेश गोपीनाथन, नटराजन चंद्रशेखर, आदर पूनावाला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए, के कृतिवासन। हाँ जी, के कृतिवासन। देश की सबसे बड़ी IT कंपनी, हाँ जी TCS देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है। उन्होंने के कृतिवासन को अपना नया CEO और MD नामित किया है। TCS के जो मैनेजर डायरेक्टर MD और CEO थे राजेश गोपीनाथ, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले वो TCS के बैंकिंग, के कृतिवासन की बात हो रही है, उससे पहले वो TCS के बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस बिजनेस ग्रुप के अध्यक्ष और ग्लोबल हेड थे। के कृतिवासन IIT कानपुर से इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त किया। हाँ जी, के कृतिवासन ने कानपुर के इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग से मास्टर डिग्री प्राप्त की है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS एक IIT मल्टीनेशनल कंपनी है जो किसका हिस्सा है? टाटा ग्रुप का हिस्सा है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को US एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को US एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है पर रवि चौधरी, नील मोहन, विवेक रामास्वामी, अरुण सुब्रमण्यम। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है ए, रवि चौधरी। हाँ जी, रवि चौधरी जी को US एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रवि चौधरी अहम जिम्मेदारी देते हुए US एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए। वो इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। रवि एयरफोर्स में ऊर्जा, इंस्टॉलेशन और एनवायरमेंट संबंधी मामलों की जिम्मेदारी निभाएंगे। रवि चौधरी को 2 दशकों से अधिक समय तक एक सक्रिय वायुसेना पायलट के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2 दशकों यानी 20 साल से ज्यादा सेना पायलट के रूप में कार्य किया है। वह 1993 से 2015 के बीच अमेरिकी वायुसेना के पायलट के रूप में अपनी सेवाएं दे दी है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है? कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस जो IPL की टीम है उसका ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है बी, IDFC फर्स्ट बैंक। हाँ जी, IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने मुंबई इंडियंस के साथ ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर के रूप में 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए करार किया है। IDFC फर्स्ट बैंक भारत का पहला यूनिवर्सल बैंक है जिसने बचत खाते पर हर महीने ब्याज देता है, सभी बचत खाते निःशुल्क होती है उसकी, और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड जैसी सेवाएं शुरू की है। IPL उद्घाटन समारोह अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, IPL का उद्घाटन इस साल क्या किया जाएगा, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया जाएगा। IPL कब से स्टार्ट होगा, 31 मार्च से IPL का आगाज होगा। और जो पहला मैच होगा वो गुजरात टाइटंस का सामना किससे होगा, पहली बार की जो 4 बार की चैंपियनशिप है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया है। हाल CO2 का आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है डेनमार्क, अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर ए, डेनमार्क। हाँ जी, डेनमार्क। डेनमार्क CO2 आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया। डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना शुरू की है, जिसे दूसरे देशों से आयातित, यानी दूसरे देशों से आयात किया हुआ CO2 को दफनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया, यानी उसे जमीन के नीचे स्टोर करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। CO2 कब्रिस्तान परियोजना क्या है, CO2 कब्रिस्तान परियोजना जब वातावरण को और अधिक गर्म होने से रोकने के लिए कार्बन इंजेक्ट एक पुराने तेल क्षेत्र की साइट पर किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा, एक पुराने तेल क्षेत्र की साइट पर कार्बन इंजेक्ट किया जाएगा। डेनमार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन है, सबसे बड़ा शहर भी यही है यहाँ पे। वहाँ की राजभाषा डेनिश है, रानी मार्गरेथा है वहाँ पे, और जो कि प्रधानमंत्री एंड्रिस फार रासमुसेन। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर है डी, उत्तराखंड। हाँ जी, उत्तराखंड। उत्तराखंड का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण किया गया है। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड में भी विद्युतीकरण कार्य पूरा किया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि उत्तराखंड का मौजूदा ब्रॉडगेज यानी कि बड़ी लाइन नेटवर्क 347 किलोमीटर है। कितना है, 347 रूट किलोमीटर है, जिसका 100% विद्युतीकरण हो गया। कितना हो गया, 100% उसका विद्युतीकरण हो गया है। इसके परिणाम से जो ढुलाई की लागत है उसमें ढाई गुना कम हो जाएगी। जो ढुलाई की लागत है वो कितनी, 2.5 गुना कम हो जाएगी। उत्तराखंड के बारे में थोड़े से जान ले। उत्तराखंड इस पार्ट में पड़ता है, अभी जो रेड हो रहा है इंडिया का मैप है हमारा, यहाँ पे ये उत्तराखंड जो रेड पार्ट है ये उत्तराखंड का है। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है, सबसे बड़ा शहर भी देहरादून है। उत्तराखंड में तो 13 जिले हैं, वहाँ की राजभाषा हिंदी और संस्कृत दोनों है। गठन उसका 9 नवंबर 2000 में हुआ था। 9 नवंबर 2000 में गठन हुआ था उत्तराखंड का। उत्तराखंड सरकार है, वहां पे राज्यपाल गुरमीत सिंह है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, विधानमंडल एक सदनीय है। किस IPL टीम ने IPL 2023 के लिए बैंकिंग भागीदारी के रूप में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को शामिल किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है RCB, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस या चेन्नई सुपर किंग्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए, RCB। हाँ जी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने IPL 2023 सीजन के लिए बैंकिंग साझेदार RCB को बनाया। किसको बनाया, RCB को। यह साझेदारी वेतन खातों, विदेशी मुद्रा और अन्य बैंकिंग सेवाओं की श्रृंखला प्रदान करेगी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास 10 शाखाएं हैं, जो 1.7 लाख ग्राहकों को 170 कर्मचारी के साथ सेवा प्रदान करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।